I am Inderjeet Kaur from High School Mandigaon. Today our topic is 7th chapter of the history book, Ashoka, the emperor who gave up war. A very big kingdom. An emperor. An empire. एक बहुत बड़ी हुकूमत, बहुत बड़ी सल्तनत या साम्राज्य को हम एम्पायर कहते हैं। जो लाइंस हम नोट्स और कॉइन्स पर देखते हैं एक लंबी हिस्ट्री है। उनको नकाश करके पत्थर पर बनाया गया है और एक मैसिव स्टोन पिलर पर सरनाथ एक जगह है जिसके बारे में आपने 6th चैप्टर में पढ़ा है। वहाँ पे ये पिलर लगाया गया है अशोका के ज़माने में। अशोका एक बहुत बड़ा मशहूर रूलर हिस्ट्री में हुआ है जिसके बारे में हमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस जो पिलर पर लिखे गए हैं और रॉक्स पर लिखे हैं उनसे पता चलता है। इससे पहले हम ये जाने कि उन इंस्क्रिप्शंस पर क्या लिखा है और उससे पहले हम ये जानने की ज़रूरत है कि उसके किंगडम्स को एम्पायर क्यों कहा जाता है। जिस एम्पायर में अशोका रूल करता था वो उसके ग्रैंडफादर ने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसारा और बिंदुसारा का बेटा अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये 2300 ईयर्स पहले 2300 साल से ज़्यादा हो गया है इस एम्पायर को। चंद्रगुप्ता को सपोर्टेड बाय ए वाइज मैन, उसका नाम था चाणक्य और कौटिल्य। बहुत से आइडियाज चाणक्य के एक बुक में लिखे गए हैं जिसका नाम अर्थशास्त्र है। अशोका के एम्पायर में बहुत से शहर जो मैप में ब्लैक डॉट्स के साथ दिखाए गए हैं। इनमें पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन भी हैं। तक्षशिला को गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, जिसमें उज्जैन भी रास्ते में है, इंडिया के नॉर्थ टू साउथ है। व्यापारी और ऑफिसर्स और क्राफ्ट पर्सन्स इन्हीं सिटीज में रहते थे। तो दूसरे एरियाज के विलेज में फार्मर्स और हर्डर्स थे और दूसरे एरियाज जैसे सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट में भी लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस और हंटेड एनिमल्स फूड के लिए जमा करने के लिए जाते थे। एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी। वो अलग अलग किस्म की ग़िज़ा भी खाते थे और अलग अलग किस्म के कपड़े भी पहनते थे। How are empire different from kingdom? Empire need more resources than kingdoms because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies. मतलब How are empires different from kingdoms? Empires किस तरह से अलग हैं, डिफरेंट है किंगडम से? एम्पायर को रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है एज कम्पेयर टू किंगडम्स के, क्योंकि एम्पायर ज़्यादा बड़े होते हैं देन किंगडम्स और इनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़ी फौज की भी ज़रूरत होती है। सो ऑल्सो दे नीड ए लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्टेड टैक्सेस। लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होती थी टैक्स कलेक्ट करने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूलिंग द एम्पायर। जैसे कि एम्पायर बहुत बड़ा होता था तो डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग रूल किया जाता था। जो एरिया पाटलिपुत्र के आसपास था उनको डायरेक्ट कंट्रोल होता था, एम्परर का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। तो इसका मतलब है ऑफिशियल्स लगाए जाते थे टैक्स जमा करने के लिए। बहुत बड़े एरिया को कवर करना बहुत मुश्किल होता था तो ज़्यादा ऑफिशियल्स लगाए जाते थे। टैक्स किन से जमा किया जाता था?
फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट्सपर्सन्स एंड ट्रेडर्स, जो उस एरिया के कस्बे या गांव में रहते थे। ऑफिशियल्स उनको पनिश भी करते थे जो राजा का ऑर्डर नहीं मानता था। बहुत से ऑफिसर्स को तनख्वाह भी दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी। मैसेज देने वाले भी इधर उधर घूमते थे और नज़र भी रखते थे किन पर? ऑफिशियल्स के ऊपर। और एम्परर की कमांड उन सब पर होती थी। रॉयल फैमिली की भी मदद ली जाती थी। रॉयल फैमिली के मेंबर्स जो होते थे उनकी भी मदद ली जाती थी और सीनियर मिनिस्टर्स भी इस काम में मदद करते थे। वहाँ जो दूसरे इलाके भी थे उन पर प्रोविजनल कैपिटल की हुकूमत होती थी, जैसे टक्सीला या उज्जैन, और कुछ हद तक पाटलिपुत्र का कंट्रोल भी होता था। वहाँ रॉयल प्रिंसेस को भेजा जाता था एज ए गवर्नर और वहाँ के रूल्स और लोकल कस्टम्स भी फॉलो किए जाते थे। इसके अलावा बहुत बड़ा एरिया होने की वजह से इन सेंटर्स में तो मौर्यन रोड्स और रिवर्स पर भी कंट्रोल करते थे, जो कि इम्पोर्टेंट था ट्रांसपोर्ट के लिए। वह सब जमा करते थे जो कुछ भी अवेलेबल होता था एज ए टैक्स एंड ट्रिब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट नॉर्थ वेस्ट जो था वो ब्लैंकेट्स के लिए इम्पोर्टेंट था एंड साउथ फॉर गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। तो ये सब रिसोर्सेज वेयर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। एम्पायर में फॉरेस्ट रीजन भी था, तो लोग जो इन एरियाज में रहते थे वो कम ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, मगर उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स मौर्यन ऑफिशियल्स को देते थे। थैंक यू।